हम जब इलेक्शन की बात करते हैं तो 2000 से लेकर 2021 तक इन 21 सालों में आपने अपनी लीडर खोई। इसके अलावा 2008 से 2013 में उन 5 सालों के अलावा पीपल्स पार्टी पर काफ़ी कड़ा वक्त गुजर रहा है। ऐसा आपके पास क्या तरीका है और आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जनाब कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली का पीपल्स पार्टी बेशक इस इलाके में इलेक्शन हार भी जाए, आप बल्दियात नहीं हारते? ये अल्लाह ताला की करम नवाजी और लोगों की मेहरबानी है। मैं अपने दोनों भाइयों से कम अकल भी हूँ, मुझ में वो सलाहियतें भी नहीं हैं, मैं शायद उनके मकाम तक पहुँच भी नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है, मेरे वालिद के दोस्तों की करम नवाजी है। हाँ, एक चीज़ मैं अपने अंदर ज़रूर महसूस करता हूँ, मैंने हमेशा अपनी नीयत से काम किया है और नीयत से काम करके अल्लाह ताला की ज़ात से मांगा है कि या अल्लाह मैंने ये काम नीयत से किया है, तू देखने वाला है, तू फैसला कर दे। तो वो अल्लाह ताला शायद मेरी वो दुआ कबूल करता है और लोगों के दिलों में वो मेरे लिए हमदर्दी, मेरे लिए वो प्यार, मेरे लिए वो वोट देने की सलाहियत उनके अंदर पैदा करता है और अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेहरबानी करता है। यूनियन कौंसिल नंबर 84/1, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि आप जब अपनी लोकल सियासत का आगाज़ करते हैं तो यूनियन कौंसिल नंबर 84/1 से करते हैं, कमर ज़मान कायरा साहब जब आगाज़ करते हैं तो वो वहीं से करते हैं, और फिर यहाँ से आपकी एक उड़ान चलती है और आप माशाल्लाह तहसील नाज़िम भी बनते हैं, आज आप चेयरमैन बल्दिया लाला मुसा भी हैं, और इसी तरह कमर ज़मान कायरा साहब जो कि वज़ारत तक चले जाते हैं। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि आपने हमेशा आपका ख़ानदान इस यूनियन कौंसिल को चुनता है इलेक्शन लड़ने के लिए? यूनियन कौंसिल तो 2002 में आई ना जी, 2001 में आई जी, मैं भी पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, जिसका आपने जिक्र किया। इस जगह से जिस ख़ानदान की बुनियाद रखी गई मैं उससे चलता हूँ ना। अगर हमारे अंकल चौधरी गुलाम अहमद साहब जी बिफोर पार्टीशन लाला मूसा कमेटी के चेयरमैन बने तो वो यहीं से बने। सही। उसके बाद मेरे ताया चौधरी मोहम्मद ज़मान कायरा साहब अगर बने तो वो भी इधर से। हमारी फैमिली ने पैराशूटर की तरह नहीं आए, हम सारे के सारे अगर गए हैं तो काउंसिलर से एक प्रोसेस से गुजरे हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट बने, उस वक्त एसी जो होता था एडमिनिस्ट्रेटर होता था और वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो बने। उसके बाद मेरे वालिद वाइस चेयरमैन बने, फिर चेयरमैन बने, फिर एमपीए बने, एमएनए बने। इसी तरह कमर भाई पहले यूनियन नाजिम बने, मैं यूनियन नाजिम बना, मैं तहसील नाजिम बना, कमर भाई यूनियन नाजिम बने तो एमएनए और मिनिस्ट्री तक पहुँचे। बात यह कि हमने हमेशा पब्लिक में रहे हैं और पब्लिक से ही अल्लाह की करम नवाजी हमारे ऊपर हुई है। काउंसलरी से हमने जब भी हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने भी सियासत का आगाज़ किया है वो सब ने, अगर ताहिर ज़मान कायरा साहब अपोजिशन करते रहे हैं 1-2 टर्न्योर में तो वो यहीं से काउंसलर बन के करते रहे हैं। परवेज़ इकबाल कायरा साहब अगर यूनियन नाजिम बने थे तो वो यहीं से बने थे और इस यूनियन काउंसिल में बहुत दफ़ा इलेक्शन हुए, बहुत दफ़ा हुए। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी और हमारे इस इलाके के लोगों की मेहरबानी है कि जिन्होंने हमें काउंसलर से उठाकर इस मुल्क की उन 5, 7, 10 ख़ानदानों में भेज दिया है। तो ये इन लोगों की मेहरबानी है। ये जो मकामी सियासत है, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, इनके मुतालिक अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसको वाइंड अप भी करेंगे। आपका क्या ख्याल है, आप कोई हुस्न ज़न रखते हैं कि ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी है जिसके तकरीबन 1.5 साल बकाया रह गए हैं, आइनी 1.5 साल बकाया रह चुके हैं, क्या ये अपने 1.5 सालों में आपको लगता है कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और आपको इससे कोई उम्मीद नज़र आ रही है या आप समझते हैं कि ये गू मगू की ही सूरत हाल रहेगी? पहली बात यह है कि जी जो मुल्की हालात या मसाइल का हम सारी कौम सामना कर रही हैं आपके सामने ही है। 15-16 दिन से पाकिस्तान की जीटी रोड बंद है, सही बात, लोगों का कारोबार बंद है, महंगाई ऊपर आसमान की बुलंदियों पर है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट। और उसके बाद अगर अभी तक जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो यहाँ से अभी पंजाब असम्बली से इस का कवानीन नहीं बना सके। फिर नई चीज़ एक आपके इल्म में इजाफा कर दूँ कि जो हमारी लिस्टें हैं, वोटर लिस्टें, वो वेरीफाई हो रही हैं, वो जाकर वेरीफाई होंगी 2022 में मई जून में, जिसमें एतराज़ात लगाने, फिर वो पब्लिश होंगी, फिर उसके बाद
आप उसका इलेक्शन अनाउंस करेंगे, तो वो इलेक्शन अनाउंस करते हैं अगर, तो वो जाकर जून जुलाई अगस्त में होंगे। उसके बाद तो वैसे ही कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शनों की लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और अगर गवर्नमेंट करा भी दे तो मैं समझूंगा कि ये अवामी नुमाइंदों के साथ और इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी कि इमरान खान का निज़ाम है, हमने चलने नहीं देना। अगर आपकी पार्टी की हुकूमत आई तो क्या आप इस पर प्रोटेस्ट करेंगे? मैं रेजिस्ट करूंगा। मेरी गवर्नमेंट, अगर मेरी पार्टी की गवर्नमेंट आई और वो कहे कि हम ये बलदियाती निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह एक वादा करता हूँ कि मैं रेजिस्ट करूँगा कि हमें ये नहीं करना। और जहाँ तक मैं आपको जो गंदी रवायात दूसरे लोगों ने शुरू की वो हमें नहीं। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मुझे उम्मीद है आप यू टर्न के हामी नहीं हैं क्योंकि आप वादा कर रहे हैं नहीं, मैं वादा ये तो क्योंकि मेरी ज़ात के साथ है ना, मैं वादा कर रहा हूँ, लेकिन वरना मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश का वादा करता हूँ। कोशिश मेरे इख्तियार में है, कोशिश मैं कर सकता हूँ। मैं अगर आप मुझे कहें कि ये काम करो तो मैं कहता हूँ मैं कोशिश करूँगा। सही बात। उसका वादा हो सकता है। मकामी सियासत की बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि अगर सुबह पाकिस्तान के हालात बदलते हुए वक्त नहीं लगता, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आज से 1.5 साल बाद क्या होगी? सियासत का और सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते मैं तो इस पर बिल्कुल भी कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हालात जितनी तेज़ी के साथ बदलते हैं उसके बारे में कोई भी बंदा प्रेडिक्ट मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता। और आमतौर पर सियासत में कहा भी जाता है कि 3 महीने से ज़्यादा की लंबी प्रेडिक्शन करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सुबह इलेक्शन हो तो क्या अपने आप को आप मुकम्मल तौर पर लेस समझते हैं? पीपल्स पार्टी के इस हलके में आपको क्या लगता है कि नताइज हौसला अफजा होंगे और आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? और ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से आप इससे पहले एक्सेल नहीं कर पाए? पहली बात यह कि हमारे मुल्क में ज़िशान अगर तो अवामी नुमाइंदों की खिदमत की बुनियाद पर वोट दिए जा रहे हों, लोगों के साथ एक अवामी नुमाइंदे ने अपना तल्लक बनाया होता है, उसकी बुनियाद पर वोट दिए जा रहे हों, तो मेरे वालिद साहब कभी भी इलेक्शन ना हारते। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया है कि 4 शहरों में सुई गैस भी लगे, 80 गाँव में बिजली भी लगे, सड़कें बने, तो इसका मतलब है कि उस वक्त कोई ऐसी ताकतें मौजूद थीं जो ऐसे नुमाइंदों को असम्बली में नहीं देखना चाहते थे। इसी तरह वो रविश अभी तक बरकरार है कि वो चाहते हैं कि कमर ज़मान कायरा जैसी शख्सियत जो है, या इन जैसी बहुत सारी शख्सियात पाकिस्तान में जो एक अपना नज़रिया रखती हैं, एक कमिटमेंट रखते हैं, उन जैसे लोग असम्बलियों में ना जाएं। और अगर वो जाएं तो वो करैक्टरलेस होकर इन असम्बलियों में जाएं, वो हमारी बात माने, हम उन्हें कहें कि चलो फ़लाँ दरवाज़ा खोल कर उसके अंदर जाओ। जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं, ये वो फ़लाँ सियासत गेट नंबर 4 की पैदावार है। अगर तो करैक्टरलेस होकर पॉलिटिक्स करनी हो तो किसी टाइम भी इस इलाके की नुमाइंदगी लेना कोई बड़ी बात नहीं। सही बात। अगर आपने करैक्टरलेस ना होकर नुमाइंदगी लेना हो तो फिर उसके लिए स्ट्रगल है, वो हम कर रहे हैं। इस बार जब मैं ये बात कहीं भी किसी भी मजमे में बैठकर करता हूं तो मुझे ये कहा जाता है कि जो सियासतदान ये कहता है कि जब मैं हारा था तो मुझे हरवाया गया था, तो उससे पूछना चाहिए कि जब आप जीते थे तो क्या आपको जितवाया गया था? ठीक बात है आपकी। बात ये हर इलेक्शन का हमेशा मुख्तलिफ सिनेरियो होता है। सही। 2000 अगर वो ये कहते हैं तो फिर मेरा जवाब उनको ये दीजिएगा कि 2002, मैं पीछे नहीं जाता आपको, सही बात है, 2002 में अगर इस मुल्क का सरबराह, इस मुल्क का आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ये बात कहे कि मुझे इमरान खान कहता है कि मुझे 90 सीटें दिलाओ, सही बात, तो फिर उनके लिए यही जवाब है। और अगर वो कहें कि क्या होता है, उनके लिए ये भी एक जवाब है कि उन्हें कहना कि जब वो कहें कि 5, 10, 20, 30 लोग एक रात के अंधेरे में 5 लोग बैठकर सुबह उठते हैं तो काफ लीग बन जाती है, ये वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी पेट्रियट बन जाती है। फिर जब हम जीत जाते हैं तो फिर जब हमारा मैंडेट चोरी किया जाता है किसी जमात का तो वो पेट्रियट बन जाता है। सही बात। ठीक है। फिर आ जाता है 88, फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत को शहीद किया जाता है और लोगों में एक हमदर्दी पैदा हो जाती है और वो हमदर्दी जो है वो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार का हिस्सा बना देती है। सही बात है। ठीक है। 2013 मियां नवाज शरीफ साहब जब खड़े होकर कहें कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए,
और 2/3 मेजॉरिटी वाला वजीर आजम अपना टन्योर ना पूरा कर सके, ज़ीशान साहब, उन लोगों को बताना चाहिए ये इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर 2008 का इलेक्शन हो तो किसी अदारे के सरबराह का नाम हर जुबान पर हो, छोटे बच्चे से लेकर ऐवानों तक हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो ठीक है। मैं 2002 से चला हूँ, अभी पीछे नहीं जाता, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 88 का अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती थी, 2002 में उन्होंने कहा कि हमने पैट्रियट बना दी है, सॉरी काब बना दिया, तो कोई मुकाबला नहीं है। सही। वही नून थी, वही जमात नून थी जिसका टिकट नहीं कोई ले रहा था 2002 में। यहाँ पर एक पर्टिनेंट सवाल है आपके साथ, आई होप यू विड आंसर। आप तमाम सवालों के बड़े खंदा पेशानी के साथ जवाब दे रहे हैं, और मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि मेरे बड़े भाई भी हैं और मुझसे बड़ी शफकत बरतते हैं, इसीलिए लिबर्टी लेते हुए मैं इनसे ये सवाल करने लगा हूँ कि जब बलूचिस्तान की असम्बली रातों रात तब्दील होती है और वहाँ पर एक आसिफ अली जरदारी साहब पे भारी के नारे लगते हैं, सेनेट का चेयरमैन अचानक नमूदार होता है और नून लीग को खुडे लाइन लगाया जाता है, तो तब पीपल्स पार्टी के ऐसे वर्कर्स अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि हमने भेड़ चाल नहीं बनना? देखिए बात सुने, जब हाउस की जो होती है ना तब्दीलियाँ, वो नंबर्स ऑफ गेम्स पर होती हैं। लेकिन नंबर्स ऑफ गेम्स कौन चेंज करता है? नंबर ऑफ गेम्स कई दफ़ा पॉलिटिकल जमातें करती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ गेम्स के ऊपर कमांड पॉलिटिकल क़यादत की होती है। सही। वो करती हैं, ठीक है। और अगर सेनेट का इलेक्शन है, देखें ना, कौमी असम्बली में से अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये भी तो एक काबिल गौर बात है कि उनके MNAs गवर्नमेंट किसकी, इमरान खान साहब। सही बात है। ये ज़रूरी नहीं, जब नंबर ऑफ़ गेम्स पे होते हैं वहाँ पर लोगों की एक अपनी ज़ाती राय भी है। मैं उसकी मिसाल अपने हाउस की भी दे दूँ, वो तहसील का हाउस हो या नेशनल असम्बली का हाउस हो, हाउस इज़ हाउस। एब्सोल्युटली राइट। मेरे पास 3 लोग थे तहसील में, सही, और 41 के ऊपर होनी थी नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। और 3 लोगों वाला तो वैसे ही हरा हुआ है, उसमें तो कोई 58 उनके पास हैं, वो कैसे जीत सकता है? तो जब इलेक्शन होता है, लोग उन्हीं के ग्रुप से जीते थे, काफ से लोग नायब नाज़मीन जीते थे, लेकिन उन्होंने हक और सच का साथ देते हुए मेरा साथ दिया और वो मैं जीत गया। इसी तरह जब हाउस के अंदर पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी तकलीफ़ों पर, अपनी नाराज़गी पर, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने पर, या किसी लीडर से नाराज़गी का इजहार करते हुए अपना वोट जो है वो दूसरे लोगों को दे देते हैं। जिस तरह अभी जाम कमाल साहब के साथ हुआ, बजंजो साहब पहले बने थे, इसी तरह अब वो जो है दोबारा जो है वो। वैसे कौमी सियासत में तब्दीली हमेशा बलूचिस्तान से शुरू होती है। बलूचिस्तान की असम्बली के बारे में जो आपने कहा ना, कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पर एक सरदारी सिस्टम है। सही बात। और वहाँ पर कुछ कुफ्तों का भी बहुत अमल दखल है, जिस वजह से वहाँ पर तब्दीली, जैसे कश्मीर के इलेक्शन के बारे में एक राय होती है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में एक राय होती है कि जिसकी गवर्नमेंट पाकिस्तान में होगी उसकी गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी। ये हमारी बदकिस्मती है। आपने बात की 2008 से 2013 की, जिस जमात को पाकिस्तान के दायमी रियासती इदारे ख़त्म नहीं कर पाए, जिस जमात को अपोजिशन जमातों के हथकंडे ख़त्म नहीं कर पाए, जिस जमात के घर में सेहन में 5 लाशें पड़ी हों, वो लाशें उस जमात को ख़त्म नहीं कर पाई, क्या आपको नहीं लगता कि 2008 से लेकर 2013 तक की जो हुकूमत का इनकम्बेंसी फैक्टर था वो इस जमात को ले डूबा? मैं आपके इस सवाल से इत्तफाक इसलिए नहीं करूँगा, हमारी खामियां बहुत होंगी, सही, उससे मैं इनकारी नहीं हूँ। हमारी जमात से कोई पब्लिकली आप जो समझते हो, एज ए जर्नलिस्ट समझते हो, कोई गलतियाँ हुई हूँ वो मैं, लेकिन जो इस मुल्क को बनाने का काम पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक किया वो शायद किसी ने ना। जी, आपकी अचीवमेंट्स मैं CPEC, जी बहुत चाइना के दौरे की जरदारी साहब, ग्वादर जो कि हमें फ़ाइन होना था, वो 50% फ़ाइन पे हमने ग्वादर जो है वो चाइना को दिया। CPEC उसी की बुनियाद पर हमारे मुल्क में आज जो मोटरवे बन रहे हैं ये CPEC के तहत बन रहे हैं। ठीक है जी, सही बात। ईरान के साथ कोई उस वक्त कोई मुल्क अमेरिका को देखते हुए उनसे मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी। हमने उनके साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा साइन किया, सही। उसके बाद किसी गवर्नमेंट ने जुर्रत की उसका गैस पाइपलाइन मंसूबे को स्टार्ट करने की, क्योंकि जो काम उसका
बॉर्डरों तक हो चुका था, उसको क्यों ना आज तक कर सके। तो आप समझते हैं कि आपका इनकम्बेंसी फैक्टर साथ नहीं था? टैपी का मंसूबा पीपल्स पार्टी ने किया जी, वो उसको एग्जीक्यूट किया जी। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की रिफॉर्म्स की जी की। फिर उसके बाद सूबों में 18वीं तरमीम लाकर जो सूबों के अंदर सबसे ज़्यादा वायलेशन और आवाज़ उठ रही थी, एनएफसी अवार्ड किया और जी वही आवाज़ उठ रही थी, तो 18वीं तरमीम के तहत तमाम इख्तियारात उन सूबों को दिए। तो बलोचिस्तान की वो क़यादत जो 2008 में इलेक्शन का बाइकआउट किया था, वहाँ से अवामी नुमाइंदे 200, 300, 400 वोट लेकर मुंतखब होकर कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब होकर असम्बलियों में आए, उनको 2013 में इलेक्शन लड़ने कौमी दायरे में लेकर आए। इसी तरह 18वीं तरमीम का एनएफसी अवार्ड आज भी पीपल्स पार्टी का कारनामा। फिर जब दहशतगर्दी अरूज पर थी, 3 बड़े सैलाब भी आए थे, 3 बड़े सैलाब, आटा लेने के लिए लोग कतारों में लगे हुए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसानों को रिलीफ दिया, रेट बढ़ाए, गंदम हमने खुद पैदा की। दहशतगर्दी के सवात से आज दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, उनको रोका। फिर वहाँ से 25 लाख लोगों को लेकर वहाँ से जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वो लोग। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये क्रेडिट था। हाँ, एक डिसक्रेडिट हमारे अगेंस्ट किया गया, वो था बिजली। अब हुआ क्या कि जो बिजली पहले 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ उसका टन्योर 8, 9, 10, 12, 15 घंटे पर चला गया। तो ख़ासकर वो जो है वो जहाँ पर अर्बन एरिया से वहाँ पर की गई, और आप देख लें वो सीटों का भी अगर आप हिसाब लगा लें तो वहीं से सीटें निकली दही इलाकों से। तो दही इलाके के तो लोगों को पता था कि लोड शेडिंग होती है। फिर सिंध में इस सारी चीज़ों का क्रेडिट वहाँ पर। और एक और जो सबसे बड़ी बात हुई कि जुडिशरी में बैठे हुए चौधरी इफ्तिखार साहब जी हाँ, हर काम पर 100 मोटो लेते थे, और उनके 100 मोटो की वजह से पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सरकारी मुलाजमीन थे, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। इन सारे सर्कमस्टांसिस में ज़ीशान साहब आप देखें तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे ही कारनामे हैं और मुकाबला ही मुकाबला है। और क़यादत भी दुनिया से, जिस क़यादत के पीछे लोग एक रोमांस था जिस क़यादत के साथ, वो थी। और ये क्रेडिट फिर आसफ अली जरदारी साहब को जाता है ना, कि जिन्होंने अपनी पार्टी को भी बचाया, अपनी पार्टी को आगे भी लेकर गए, टन्योर भी पूरा कराया, जुडिशरी में बैठे हुए एक शख्स के साथ मुकाबला भी किया, उन कुव्वतों के साथ भी मुकाबला किया, और पाकिस्तान को ये तमाम के तमाम जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है वो भी पाकिस्तान को दी। आप दूसरी किसी भी जमात का उठा लें, वो सड़कों का 2-4 का जिक्र करेंगे, मुल्क की सतह पर फैसले जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं और किसी ने नहीं किए। और 18वीं तरमीम, 8वीं 18 देखें ना, 8 जी हाँ बिल्कुल सही बात है, जो थी उसके तहत आप असेंबली तोड़ दिया करते थे प्रेसिडेंट के पास, वो ख़त्म करके आप इख्तियारात जो है वो असेंबली को दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, और तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का इख्तियार, जी हाँ, वो भी हमारी जमात ने किसको दिया? उनको जरदारी साहब को, जरदारी साहब तो नहीं थे ना, आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी, हमने अपनी हरीफ को दिया, नवाज शरीफ साहब को दिया। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम आज भी उन ताकतों, उन कुफ्तों के ख़िलाफ़ अलम उठाकर जहाद कर रहे हैं, और इस कौम के लिए कर रहे हैं, इस गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं, जिनकी जंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई थी और बीबी शहीद तक, और बीबी शहीद से शुरू होकर अब बिलावल साहब तक चली गई है। हम उसके पैरोकार। इसके साथ एक ज़मीनी सवाल मेरा बनता है कि आपने अपनी बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनवाई, मैं मानता हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक जहन का हामिल हूँ, मैं समझता हूँ जमहूरियत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है, और उसके लिए आइन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, तरामीम होनी चाहिए। आपने वाकई ही वीट का रेट बढ़ाया, आपने किसान को बेहतर रेट दिया, गन्ने का रेट दिया, सब आपने बातें मुझे सही बताई। जब ये प्रोग्राम करने से पहले मैं आपकी पार्टी पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने लोगों के भी कुछ बीपर्स लिए, लोगों से भी पूछने की कोशिश की, हमने एक तहकीक की कि लोगों के पीपल्स पार्टी से क्या गिले हैं। तो जब मैं पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर से बात करता हूँ, और जब पीपल्स पार्टी का वर्कर मेरे साथ डायरेक्टली बात करता है, अगर मैं वर्कर हूँ और आप मुझसे वोट मांगने आए हैं, तो मैं खड़ा होता हूँ और कहता हूँ, हजूर छोटा मुँह बड़ी बात, मैं इस पार्टी का वर्कर हूँ, मैंने इस पार्टी को खून पसीना दिया है।
आप 2008 से 2013 तक हुकूमत में थे, आप इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, और उस वो हुकूमत आपको बीबी शहीद के सदक़े मिली। लेकिन कोई आम औरत नहीं, कोई आम वर्कर नहीं, बल्कि इस पार्टी की चेयरपर्सन उससे पहले शहीद हुई। तो एक वर्कर के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पाया जाता है, और वो बार बार पूछता है कि जो हुकूमत मुझे रोटी कपड़ा मकान ना देती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी लीडर के कातिलों को अगर वो नहीं पकड़ पाई या उनको बेहतर तरीके से उस तरह कॉर्डन नहीं कर पाई, मुझे मुतमईन नहीं कर पाई। एक होता है किसी कातिल को पकड़ना, एक होता है वर्कर्स को मुतमईन करना। तो वर्कर का सबसे बेसिक सवाल यह है, वो कहता है कि मेरी पार्टी ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं डिमोरलाइज हुआ। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं एक चीज़ भूल गया था कि इस मुल्क की औरतों को सबसे ज़्यादा हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हेल्थ वर्कर्स जो, जी बिल्कुल सही बात, फिर हालांकि उन पर तनकीद भी बहुत हुई थी उस वक्त कम बच्चे, खुशहाल घराना, और ये सारा फिर देख लें कि वो वर्कर आज आपके इंजेक्शन लगाने के लिए वही हमारी माएँ और बहनें जो हैं वो मेजर रोल अदा करती हैं। आज हम मानते हैं कि आबादी तेजी से बढ़ रही है, आज हम मानते हैं वो उसका कारनामा शी वाज अ विजनरी लीडर। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने शुरू किया। अब आपके सवाल की तरफ मैं आ जाता हूँ कि आपने कहा ये सवाल कि जी बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, सही, तो आप उसके कातिलों को नहीं पकड़ सके। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल साजिशें होती हैं वो कभी ट्रेस नहीं होती। एक ये मेरी अपनी एक मैं एग्री करता हूँ। वहाँ पर जो एविडेंस था वो आधे घंटे बाद वहाँ पर ऑटोप्सी कर दिया गया। उसके बाद मुल्ज़मान को पकड़ा, उन्होंने कहा कि जी ये मुल्ज़मान है, पीपल्स पार्टी ने नहीं पकड़े। ऐसी बात, उनको सजाएं देनी थी तो अदालत ने देनी थी, किसी और ने नहीं देनी थी। ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि लियाकत अली खान शहीद होते हैं तो उसके कातिल को वहीं पर गोली मारकर तो साजिश जो है वो कौम के सामने नहीं लेकर आते। फिर अलामा सानलाई ज़हीर शहीद होते हैं बम ब्लास्ट में बाटी गेट और मोची दरवाज़ा में, तो वो साजिश सामने नहीं आती। शेरपाव शहीद होते हैं, हयात मोहम्मद खान शेरपाव सामने नहीं आती। पॉलिटिकल लीडरशिप, बेलोर साहब शहीद होते हैं, साजिश सामने नहीं आती। अमेरिकन प्रेसिडेंट, मेरी बात सुने, स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर, मैं आने लगा, मैं आपका जो जवाब आपने मुझसे लेना मैं आपको अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक ही बता सकता हूँ। हो सकता है आप मुतमिन हो, सुनने वाले भी ना मुतमिन हो। ये सारी पॉलिटिकल क़यादतें शहीद हुई। हमारे मुल्क में हज़ारों लोग बम ब्लास्ट में शहीद हुए। कोई बता सका कि इसकी साजिश करने वाला कभी कोई नाम ले दिया, कभी कोई नाम ले दिया। इसी तरह बैतुल्लाह मसूद का नाम पीपल्स पार्टी ने भी लिया और उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी लिया। मुल्ज़मान भी पकड़े और उन्होंने कहा कि इनके लिंक जो हैं वो बैतुल्लाह मसूद के साथ जाते हैं, उनको ड्रोन ट्रैक में मार दिया जाता है। आप पीपल्स पार्टी को ये ब्लेम नहीं दे सकते कि वो गिरफ्तार नहीं कर सके। जो मौके पर मार गए वो तो गए, जिन्होंने साजिश की ड्रोन अटैक में मारे गए, ठीक है। जो पकड़े गए उनको सजाएं अदालतों ने देनी थी, पीपल्स पार्टी ने नहीं देनी थी। और इस मुल्क का एक सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि साजिश बेनकाब होनी चाहिए थी, वो थी ज़ियाउल हक की मौत। सही, ज़ियाउल हक की मौत देखे, खैरपुर टामिया वाली में अगर 250-300 बंदा कॉर्डन करता है उस इलाके को और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर होता है, उसमें अमेरिका का एम्बेसडर भी मरता है, उसमें हमारे अजीम जर्नैल भी शहीद होते हैं, उसमें ज़ियाउल हक भी मरता है। सही, ठीक है। क्या उस इंक्वायरी को आज तक कौम को हम बता सके हैं कि वो किस तरह मरा? अमेरिकन बता सके हैं कि उनका एम्बेसडर किस तरह उस जहाज में मरा? मुख्तलिफ राय पाई जाती है ना। मैं समझता हूँ कि अगर ज़ियाउल हक के मरने की साजिश को ही बेनकाब कर दिया जाता तो ये पॉलिटिकल वर्कर तो होते ही गरीब आग के गोले के ऊपर खड़े हैं, किसी वक्त भी ब्लास्ट होता है वो मर जाते हैं, उनकी साजिशें नहीं पकड़ी जाती। इतनी बड़ी साजिश पकड़नी चाहिए थी जिसमें हमारे अजीम जर्नैल भी शहीद हुए। आप सही कह रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ के दुनिया में इकताल हुए हैं उनको ढूंढना नामुमकिन के करीब तरीन पाया जाता है। लेकिन आपने अपनी इतने ज़्यादा मुझे प्रोजेक्ट्स अभी सुनाए जिनका मैं हामी भी हूँ, जिनको मैंने जानता भी हूँ, चाहे वो CPEC से लेकर आखिर तक अपने जितने भी मुझे प्रोजेक्ट सुनवाए, क्या वजह बनी? क्या 2013 तक आप इनको मीडिया में सेल नहीं कर पाए? क्या आप इनको पब्लिक को बता नहीं पाए कि हमने ये सब कुछ किया? क्या ये आपकी मीडिया मैनेजमेंट की गलती है या आपको विक्टिमाइज़ किया गया है? इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपको एक छोटी सी बात कर दी, सो मोटो।
टीवी पर खबर चलाई जाती थी, रात को सो मोटो होता था, दूसरे दिन सब कुछ हो जाता था। देखें, अगर एक मुल्क का सरबराह 96-97 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डिज़ोल्व की जाती है बीबी शहीद की, तो उस मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो ये कहे कि कफन मैंने पहना दिया है, दफना दो तुम। ठीक बात, ठीक है, ये साजिश पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट मैं कहूँ कि 2013 में हुई है, तो आप 96 को भी तो देखें ना। भुट्टो साहब को क्यों शहीद किया गया कि नुसरत भुट्टो साहिबा ईरानी औरत हैं, वो कैसे पीपल्स पार्टी को संभालेंगी। मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो को इसलिए शहीद किया गया कि बेनज़ीर डर कर लड़की या घर बैठ जाएगी। बेनज़ीर को शहीद इसलिए किया गया कि आगे उनके पास क़यादत नहीं है। जरदारी साहब के ऊपर बहुत सारे ब्लेम हमने उनको उनकी करैक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा की गई है, वो अपनी पार्टी को भी नहीं संभाल सकेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने सारे काम किए, उसमें बहुत सारी ताकतों ने मिलकर इन कामों को नीचे कर दी जो मैंने किया है। आज मानते हैं ना लोग, आप मानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चले मेरा इलाका है, उसमें आज 8 या 9 साल का अरसा हो गया। हमें थोड़ा सा अरसा मिलता है तो हम 45 गांव में सुई गैस लगवा देते हैं, बिजली के पोल लगते हैं, छोटे मोटे, ये तो छोटे काम है। 45 गांव में गैस लगवाना बड़ा काम है ना। एक शहर डिंगा को गैस लगवाना बड़ा है। और अगर 45 गांव और डिंगा शहर के लोग फैसला ही सिर्फ कर दें तो हमें तो वोट मिलते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे तमाम टॉप लीडरशिप को बाय फोर्स, लालच या किसी और बिना पर, ब्लैकमेलिंग पर पार्टी से अलहदा कर दिया जाता है और शो किया जाता है कि ये पार्टी अब ख़त्म हो गई है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर कहने को दिल भी करता है, कहते हुए भी डरते हैं। देखें जी, हम वो लोग हैं, मेरे जैसे सहाफ़ी वो लोग हैं जो नज़रियाती तौर पर जमहूर के हक़ में है, जमहूरियत के हक़ में है। जब हम लोग ऐसे लोगों के साथ बैठकर बहस और मुबाहिसा करते हैं जो इस मुल्क को रातों रात तब्दीली में देखना चाहते हैं, जो इस मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई भी निज़ाम देखना चाहते हैं, हम जब उनके साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं कि आपके सियासतदान सबसे बड़े मुजरिम हैं। जब वक्त आता है तो वो घुटने टेक जाते हैं और ऐसे लोगों की बातें मानकर जल्द इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती, यानी कि हकीकी जमहूरी तब्दीली। क्या आप जैसे नज़रियाती कारकुन, क्या आप जैसे नज़रियाती रहनुमा, हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी अगर कभी भी आपकी जमात दायमी रियासती इदारों के साथ मिलकर या ऐसे हथकंडों के ज़रिए मिलकर हुकूमत में आने की कोशिश करे तो आप रेजिस्ट करेंगे? देखिए, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक स्पीच आप ज़रूर सुनिएगा, उसका मैं हवाला देता हूँ, जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के बाद नेशनल असेंबली में सुना, आप सुन चुके हैं जी। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में दो तरह के लोग आज भी पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो इशारों पर चलते हैं, एक वो सियासी जमातें हैं जो उनके अगेंस्ट चलती हैं। ठीक, बदकिस्मती से इस मुल्क में लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स को ही ख़त्म कर दिया गया, मफादात की पॉलिटिक्स का बुनियाद रख दी गई है जो कि हैवी वेट्स के गिर्द घूमती है। और जब आप मफादात की पॉलिटिक्स का बुनियाद रखते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेट भी आ जाता है। ब्यूरोक्रेट लाहौर से निकलकर मियाँ वाली जाकर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। साफ़ी जो है वो टीवी प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपना न्यूज़पेपर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यूट्यूब चैनल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान अपनी सीट लेने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है, पावर पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार है। बहसियत कौम हम सब अपने अपने मफादात के पीछे पर चल पड़े हैं। हम नज़रिए से हट गए हैं, हम अपने मजहबी नज़रिए से भी हट गए हैं और हम अपने सियासी नज़रिए से भी हट गए हैं। हम दोनों सूरतों में अपने मफादात लेना चाहते हैं, वो हमें मिलने चाहिए। हाँ, इस वक्त आज की नौजवान नस्ल, जब मैं सोशल मीडिया पर बैठता हूँ तो गाली देने के अलावा कुछ नहीं करती। एक नया बहुत बुरा कल्चर है, इतना गंदा कल्चर है। और ये उसी की बुनियाद है जो मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट यूनियन से निकलते, दलाइल से बात करते तरबियत होती। हमारी हम कॉलेजों में, स्कूलों में थे तो एक अपना दलाइल देता था, दूसरा अपने देता था। सही बात है, लेकिन आज वो भी हमने छीन लिया है। एक नज़रिए पर हम सब मुतफिक हो गए हैं, सबको एक नज़रिया उनके जहनों में डाला गया है कि वो भी सियासतदान भी मुफाद लेता है, ब्यूरोक्रेट भी मुफाद लेता है, तुम भी मुफाद लो। लेकिन सर, इसको रोकेगा सियासतदान? बात हम ब्यूरोक्रेट को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। इसकी तब्दीली आप करेंगे सर?
जितनी देर तक इस मुल्क में आबादी का फ्लो कम नहीं होगा उतनी देर तक हम मुताजी की ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारी आपकी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है और आपके वसाइल जो हैं वो नहीं हैं। जब आपके पास वसाइल नहीं है, जिसको आप लीड करवाते हैं, मजबूरियां उसको नज़र आती हैं, उन मजबूरियों के ऊपर वो ब्लैकमेल हो रहा है। और अगर किसी भी सियासतदान को आप देते हैं, वो जब फाइट कर रहा होता है तो वो ताकतें, वो कूफतें, वो जिनके मफादात उस चीज़ से मुंसलिक होते हैं, वो आपको नहीं चलने देते। लेकिन सर इसके लिए जंग हम लड़ सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट बात आपसे करूँगा, वो इसी बुनियाद पर लड़ सकते हैं कि जो हमारा नौजवान तबका है, जो मैं आखिरी मैसेज उनको देना चाहता हूँ, खुदा के लिए आपको कोई पसंद है या ना पसंद है, गाली से नहीं, दलील के साथ नीचे लिखें, उसके कमेंट्स में आपकी दलील होनी चाहिए, तो हम तब्दीली की तरफ जाएंगे। वरना जिस तरह के हम पहले थे, इसी तरह की हमारे आने वाली नर्सरी है। तो इन मौज़ूआत पर, इन सोशल मसाइल पर क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोकल कार्टल्स हैं उनको लोगों की काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए? या पॉलिटिकल पार्टीज में वो दम हम ही नहीं रहा कि वो इस तरह की काउंसलिंग के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स करें? आप लाला मुसा में करें, गुजरात में जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो गुजरात में करें। और जब मेरा आपसे इस प्रोग्राम में एक आखिरी सवाल है कि आपकी जमात नेशनल लेवल पर इन्फ्लेशन के खिलाफ एक तहरीक चला रही है, रैलियाँ निकाल रही है, हमें ऐसी कोई रैली अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपकी तरफ से नजर नहीं आई, या आप इसको प्रोग्राम बना रहे हैं? आपको इल्म नहीं है। आप ज़रा 29 की जो कल की है, मेरे मोबाइल में भी हैं सारी पिक्चर्स, और आज की अखबारें भी, आज 30th है मेरे ख्याल में, या 31st है, 31st है, आज 30th की आप अखबारें निकालें तो मेरी नेग्लिजेंस को आप ही के उधर प्रेस क्लब के सामने पूरे मुल्क में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली गई हैं और प्रोटेस्ट किया गया है। और ये नहीं है कि नहीं, आप ये देखें ना, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पढ़े लिखे, हमारा नौजवान तबका है, हम बाकी तो सारे इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। ऊपर लिखा होता है कि फ़लाँ के वालिद साहब फोत हो गए हैं, तो वो लाइक कर रहे होते हैं, वो ये नीचे ये नहीं लिख रहे होते आमीन है या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये नहीं लिख रहे होते, वो लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पसंद आया कि उसका वालिद मर गया। जिसका नौजवान तबके की इस तरह की हालत हो जाए, हैं, उसी तरह के उनके सियासतदान, जो हमारी पार्टी है उसमें स्टडी सर्कल भी चलता है, मैं आपके इल्म में इजाफा कर, हमारा स्टडी सर्कल भी चलता, जो कि अलहदा बात है कि वो उस तरह फाल नहीं रहा। मैंने जो कहा ना, मफादात में चला गया। एक बेटा जो मौत पर लाइक कर रहा है, वो अपने बाप को कहता है तुम्हें पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? भाई पीपल्स पार्टी ने उसके बाप को ये दिया कि वो रेडी लगाता है, वो बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर बात कर सकता है, ये दिया। अगर आपने पहले जिक्र किया घर और मकान कैसे दिए, घर और मकान बनाकर कभी भी आप कोई कौम नहीं दे सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं दुनिया में दे सकती, आप उनको वसाइल बनाकर देते हैं। वसाइल इस तरह बनते हैं, अगर इंडस्ट्री लगती है तो उसका घर भी बनता है, उससे रोजगार भी मिलता है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबको बाहर बेच रहे थे फॉरेन से, आज ज़र मुबादला की जो हम बातें करते हैं, जो हमें रेमिटेंस आ रहा है, वो उसकी किस तरह बातें कर रही है? इसीलिए कर रहे हैं ना कि जो चीज़ें हमें आ रही हैं, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था ना, पासपोर्ट उनकी देन है। पासपोर्ट घर कोई भी नहीं बना कर देता, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बना कर देने थे, ना बीबी शहीद ने बना कर देने थे, ना आसिफ अली जरदारी साहब, और ना ही बिलावल साहब बना कर देंगे। लेकिन वसाइल पैदा करेंगे कि अपने आने वाली नस्ल को वसाइल देंगे, तो तब वो तरक्की करेंगे। बात बुनियादी वजह ज़ीशान साहब ये है कि हमारे मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो रही है, सच्ची बात, पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, मईशत के बुरे हालात, मईशत का हमारा बुरा हाल है, ख्वाहिशात के हम पीछे भाग रहे हैं, 50,000 अरब तक कर्जा पहुंच चुका है, हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं। उनको अगर हमने ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना है, डायरेक्शन अपनी ठीक करनी पड़ेगी, हर अदारे को अपने अपनी हदूद में रहना पड़ेगा, जिसका जो फैसले करने वाली ताकतें हैं वो अपना फैसला करें। सबसे बड़ा मसला ये है, मसला ये, जितनी देर तक ये नहीं होंगे आप जिसको मर्जी गाली देते हैं। हम अच्छा जी, आखिरी सवाल, हमारी रिसर्च में जो सबसे ज़्यादा सवाल हमसे पूछा गया था वो हमने आखिर में रखा है, और वो आपका जवाब सुन सुनकर सबके कान भी पक चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग बार बार पूछते क्यों हैं। शायद लोगों का सियासतदानों पर एतबार उठ गया है। वो ये है कि क्या जो पीपल्स पार्टी के हालात हैं पंजाब में, उनको मद्देनज़र रखते हुए
आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ पीपल्स पार्टी के साथ ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे या आने वाले इलेक्शनों में जो हमेशा सवाल पूछा जाता है कि पार्टी तब्दील करने के कोई कहीं मौके मौजूद हैं? देखिए, ये इस मुल्क में ये मौके हर सियासतदान के पास जो कि हर इलेक्शन से पहले मौजूद होते हैं और वो किसी ने नहीं देने होते, वो देने वाले वैसे ही दर पर आ जाते हैं। ठीक सही है, बात आप ये अलग बात है, कोई ले लेता है कोई नहीं ले लेता। सही बात। मैं इस नज़रिए का कायल हूँ कि आप जिस जमात में हैं, अगर वो आपका इज़्ज़त, आपका करैक्टर और इन चीज़ों की बिना पर आपको इज़्ज़त और मकाम देती है तो आपको उन्हीं के साथ रहना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो ये आपका भी हक है कि आप अपने नज़रिए के साथ कहीं भी सियासत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक बिल्कुल ज़िम्नी सवाल, हम आपको हमेशा बल्दियात में ही देखेंगे या कभी मौसूफ का चेहरा हमें नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली के लिए भी दिखाई देगा? पहली बात यह है कि मेरे दो बड़े भाई हैं, तनवीर साहब और कमर साहब, वो दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेशनल सूबे की। सही। मैंने कोई इलेक्शन आज तक ज़िंदगी में अपने फैसले से नहीं लड़ा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज सच अ प्लेयर टू हैव यू इन द शो, और आपने हमें इतना ज़्यादा वक्त दिया, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थे नदीम असगर कायरा, इनके साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त नशिस्त हुई और इसमें हमने इनसे किए तंदोतेज़ सवालात जिनका इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ हमें जवाब दिया। हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारे अगले प्रोग्राम तक अपना, अपने अजीज़ों कारब, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी एक और शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।